ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम साथ मिलकर सरलता से सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 5 जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पे चर्चा कर रहे थे। इसके पहले इस चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हमने ये चर्चा किया था कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से होते हैं। उनके नाम थे भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और ये तीनों परिमंडल जहाँ एक स्थान पे मिल रहे थे वहाँ जीवन की उत्पत्ति हो रही थी, और उस मंडल को हम कहते हैं जीवमंडल यानी बायोस्फीयर। साथ साथ हमने पार्ट 1 के वीडियो में भूमंडल के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिया था। तो अब आइए हम आज के इस वीडियो में अन्य बचे हुए 3 परिमंडल जो हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो पृथ्वी का जो दूसरा परिमंडल है उसे जलमंडल कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब जलमंडल क्या होते हैं? तो पृथ्वी पे मौजूद सभी जलीय भाग, ठीक है, पृथ्वी की पे मौजूद सभी जलीय भाग जैसे महासागर, सागर, नदी, हिम नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल तथा जल वाष्प को संयुक्त रूप से जलमंडल कहते हैं। तो जलमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पे मौजूद सभी जलीय भाग को हम जलमंडल कहते हैं। अब इसमें आपने लगभग सभी चीज को जानते होंगे, लेकिन भूमिगत जल और जल वाष्प क्या होते हैं इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब आप सभी के घर में चापाकल या कल होगा, ठीक है, या फिर नए जमाने में मोटर या सबमर्सिबल जो भी लगे हों, तो वो पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम पाइप क्या होता है डालते हैं, और वहां से हम जल को खींच के बाहर निकालते हैं। तो वो जल जो मोटर या चापाकल से निकाल के हम उपयोग करते हैं, वो उसी जल को हम भूमिगत जल कहते हैं। जलवाष्प क्या होते हैं? तो वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में जो जल के एकदम बारीक पार्टिकल होते हैं जिसे आर्द्रता कहते हैं, उसे ही जलवाष्प के नाम से जाना जाता है। ये जलवाष्प जो है जल का गैसियस स्टेट यानी गैसीय स्वरूप है, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जानेंगे, समझे, ये उसमें बताया जाएगा कि जल जो है, जो वाटर है, वो पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, और जलमंडल के अंतर्गत ये तीनों अवस्थाएं आ जाती हैं या सम्मिलित हो जाती हैं, ठीक है। अब हमने चैप्टर 1 में इस बात पर चर्चा किया था कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का 71% जो भाग है वो जलीय भाग है, और मात्र 29% जो भाग है यानी 29% जो भाग है वो स्थलीय भाग हैं। इसलिए जब हम पृथ्वी को दूर से देखते हैं तो हमें नीले कलर का दिखता है, और हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब इस 71% जल में भी जो 97.5% जल है यानी 97.5% जो जल है वो लवणीय जल है, यानी उनमें नमक की मात्रा पाई जाती है, जिसे हम अपने उपयोग में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। और उसमें से बचे हुए जो 2.5% यानी 2.5% जो जल है वो अलवण जल है, जिसे हम अपने उपयोग में लाते हैं। तो आइए अब हम जलमंडल के विषय में इस डायग्राम की सहायता से और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये अर्थ सरफेस का डायग्राम है, भूमि मतलब पृथ्वी की सतह का डायग्राम है। इसमें जो ब्लू कलर से आप डॉटेड पार्ट देखेंगे, यानी ब्लू कलर से जो कलर्ड पार्ट देखेंगे, ये सारे क्या हैं? तो जलीय भाग हैं जो पृथ्वी पे मौजूद है। वही जो व्हाइट कलर से मतलब विदाउट एनी कलर्ड भाग हैं, जिसे किसी कलर से शेडिंग नहीं किया गया, यानी ये सारे भाग, ये क्या है? तो ये महाद्वीप है यानी कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है।
अब ये सारे जलीय भाग क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस जलीय भाग को हम क्या कहते हैं, तो महासागर कहते हैं, यानी ओशंस कहते हैं। अब ओशंस हमेशा क्या करते हैं, तो गतिमान होते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं, ठीक है। तो ओशंस क्या करते हैं, हमेशा गति करते हैं, और इनकी गति को कहते हैं तरंग गति, ठीक है, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। तो ये तीनों, जैसे तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं क्या है, तो इनकी महासागर की तीन महत्वपूर्ण गति, ठीक है। अब बात कुछ आगे, तो ये सारे जो जलीय भाग हैं, इन्हें कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पे, यानी पृथ्वी के सतह पे 5 महासागर पाए जाते हैं। तो आइए अब हम उनकी स्थिति और उनका नाम जानने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारी पृथ्वी के सतह पे जो सबसे बड़ा महासागर है, उससे कहते हैं प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब प्रशांत महासागर की जो स्थिति है, तो आप यहां से ऐसे जो महासागर, यहां से ऐसे, यहां से ये जो महासागर है इधर, और इधर ये जो महासागर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसे पैसिफिक ओशन कहा जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। इसकी आकृति क्या है, तो ओ आकार की है, ठीक है। आप यहां से ये ले और ये दोनों मिलाए तो ओ आकार की आकृति है पैसिफिक ओशन की, और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर यानी ओशन है। अब पैसिफिक ओशन के जो है पश्चिम साइड में आप देखेंगे तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पाए जाते हैं। वही पूर्वी भाग में देखें तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित हैं। अब आते हैं अपने दूसरे महासागर पे। तो जो अटलांटिक महासागर है वो विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इसकी जो आकृति है ये अंग्रेजी के अक्षर एस आकार की है। आप देखें तो इसकी जो आकृति क्या है, अंग्रेजी के एस लेटर के समान है। अब ये इसका विस्तार कहां से है, तो आप यहां से और यहां तक देखें तो ये क्या है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन है। अब इसके जो पूरब में स्थित क्या क्या है, तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप अटलांटिक ओशन के पूर्वी भाग पे, पूर्वी किनारे पे स्थित है। और वही पश्चिमी किनारे पे कौन कौन से महाद्वीप है, तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका अवस्थित है। अब अटलांटिक महासागर के विषय में एक और बात कि इसके जो किनारे हैं वो काफी दंतुरित हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े हैं, जो प्राकृतिक पोताश्रय यानी डॉकयार्ड के निर्माण के लिए अति लाभदायक होते हैं। अब आइए हमारा जो तीसरा महासागर है, जिसे हिंद महासागर या इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं, ये विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। और ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे, यानी हमारे प्यारे भारत के नाम पे रखा गया है। तो इसकी जो आकृति है वो क्या होगी, तो त्रिभुजाकार होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी आकृति क्या है, तो अंग्रेजी के अक्षर एम आकार की है। आप देखें तो अंग्रेजी के अक्षर एम आकार की इसकी आकृति है। इसका विस्तार कहाँ तक है, तो ये यहां से लेके यहां तक आपका हिंद महासागर का विस्तार पाया जाता है, और ये विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। अब आते हैं हम चौथे महासागर पे। तो जो दक्षिणी महासागर है उसे हम वो चौथा महासागर है और विश्व का चौथा बड़ा महासागर है। इसका विस्तार कहाँ है, तो आप देखेंगे एंटार्क्टिक जो महाद्वीप है उसको ये चारों ओर से घेरता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखें तो ये जो है इसका विस्तार है दक्षिणी महासागर का, ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ से होगा,
तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका क्या है तो विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं मतलब 90 डिग्री से लेके 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ही दक्षिणी महासागर का विस्तार पाया जाता है। अब आते हैं हम अपने आखिरी महासागर की ओर, जिसे आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। ये उत्तर ध्रुव को पूरा उत्तर ध्रुव पे फैला हुआ महासागर है। देखिए आप यहां से, तो ये क्या है, नॉर्थ है और नॉर्थ पोल है, और ये जो महासागर है उत्तर ध्रुव को पूरा घेरे हुए। ठीक है, अब ये जो महासागर है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अब आप एक चीज यहां ध्यान दें, तो ये जो आर्कटिक महासागर है और ये जो प्रशांत महासागर है, ये जल के उथले भाग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप यहां देखें तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये एक उथला हुआ भाग है जल का। ये क्या कर रहा है, तो ऊपर यानी उत्तर में आर्कटिक महासागर और इधर नीचे प्रशांत महासागर को जोड़ रहा है। तो ऐसे जलीय भाग, ऐसे उथले जलीय भाग जो दो बड़े जलाशयों को एक साथ जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो जल संधि के नाम से जानते हैं। और ये जो संधि है, जल संधि, जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, इसे कहते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो इस जल संधि को हम क्या कहेंगे, तो बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। चलिए, तो इसके साथ साथ एक और बात हम पे चर्चा कर लें कि जल का ऐसा छिछला भाग जो दो बड़े जलाशयों को एक साथ जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। और आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो जल संधि जोड़ती है, उसका नाम है बेरिंग जल संधि। तो वही ऐसे स्थलीय, ऐसे संकरे या पतले स्थलीय भाग जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, तो आप देखेंगे कि ये पतले एक भूखंड से जुड़ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्थल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ जो संधि है इसे हम स्थल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे संकरा भूभाग जो दो बड़े भूभाग को एक साथ जोड़ता है, उसे स्थल संधि हम कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम आगे कुछ बातें चर्चा करते हैं। तो हमने अभी तक भूमंडल और जलमंडल को विस्तार पूर्वक जाना। अब भूमंडल पे, ठीक है, यानी जो महाद्वीप हैं, उस पे जो सबसे ऊंचे स्थान होते हैं, उसे पर्वत कहा जाता है। हमने इसके पहले चर्चा किया था कि भारत के उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हिमालय कहा जाता है। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला में एक चोटी है जो सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी है, इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो स्थान है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो महाद्वीप, जितने महाद्वीप हैं उनमें सबसे ऊंचा स्थान है, जो कि एशिया में स्थित है। ठीक है, अब एक और बात कि पूरे पृथ्वी की सतह पे जो सबसे गहराई वाला भाग है, जो सबसे गड्ढा भाग है, उसे कहते हैं मरियाना गढ़। ठीक है, और उसकी अवस्थिति कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ठीक है, तो विश्व का
सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो मरियाना गर्त। और इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई है 11,022 मीटर। ठीक है, तो इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 11,022 मीटर। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा उठा भाग क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये कहाँ है? तो ये भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसमें पाया जाता है। वही विश्व का जो सबसे गहरा भाग है, जिसका नाम है, जिसे कहा जाता है मरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 किलोमीटर, आई एम सॉरी 11,022 मीटर। वो कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में स्थित है। तो अब आइए हम पृथ्वी का जो तीसरा परिमंडल है, जिसे वायुमंडल के नाम से जाना जाता है, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अब वायुमंडल पे चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने पृथ्वी की दो परिमंडलों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। तो आइए अब पृथ्वी की जो तीसरी परिमंडल है, जिसे वायुमंडल यानी अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहा जाता है, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। अब एटमॉस जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है, जिसका हिंदी में मतलब होता है तो वाष्प। ठीक है, अब वायुमंडल जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं वो क्या होता है? तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो हमारा जो अर्थ है, इस डायग्राम को आप देखें तो ये जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है? तो चारों ओर से गैस से घिरी हुई है, और इसी गैस को हम क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं, यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई गैसें उपस्थित या मौजूद हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस उपस्थित हैं और कितनी मात्रा में उपस्थित हैं। तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो गैस मौजूद है वो है हमारा नाइट्रोजन, यानी हमारे वायुमंडल में 78% यानी 78% जो गैस मौजूद है वो है नाइट्रोजन। वही दूसरा जो सबसे अधिक गैस हमारे वायुमंडल में मौजूद है वो है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा कितनी है? तो 21%। ठीक है, यानी 21%। वही बाकी बचे 1% में अन्य गैसेस आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम इत्यादि। तो 78% क्या है? नाइट्रोजन, 21% क्या है? ऑक्सीजन, और 1% में अन्य गैसेस आती हैं। अब ये जो नाइट्रोजन है ये हमारी वृद्धि के लिए अति आवश्यक गैस है। वही ऑक्सीजन जो है वो हमें सांस लेने में सहायक गैस है। इसके बाद जो अन्य गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, वो क्या करते हैं? तो पृथ्वी के ताप नियंत्रण में हमारी सहायता करते हैं। अब आइए वायुमंडल के विषय में कुछ अन्य चीजें। तो वायुमंडल के उनके घटक के अनुसार, यानी वायुमंडल के घटक होते हैं तापमान, आर्द्रता और इत्यादि। तो उनके अनुसार वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से लेके ऊपर की ओर क्या हुआ है? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वो कौन कौन से भाग हैं? तो
आप यहाँ इस डायग्राम को देखें तो पृथ्वी से सबसे ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे तो सबसे नजदीक का जो वायुमंडल है उसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। वही अब क्षोभ मंडल से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो जो दूसरा भाग है वायुमंडल का उसे समताप मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के अंग्रेजी में कहते हैं। वही अब हम समताप मंडल से और ऊपर की ओर जाएं, यानी पृथ्वी की सतह से और ऊंचाई की ओर बढ़े तो जो तीसरा भाग है वायुमंडल का उसे हम मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर के नाम से जानते हैं। वही और ऊंचाई की ओर बढ़े तो जो चौथा भाग है वायुमंडल का उसे हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में आयनोस्फेयर कहा जाता है। वही अब वायुमंडल का जो अंतिम और आखिरी भाग है, जिसकी जो लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है पृथ्वी की सतह से, उसके हम बहिर्मंडल कहते हैं, यानी अंग्रेजी में इसे एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब वायुमंडल की जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग किताब में आपको अलग अलग दर्शाई गई है, लेकिन हमारे इस एनसीईआरटी के बुक में वायुमंडल की जो ऊंचाई है उसे 1600 किलोमीटर बताया गया है। यानी बहिर्मंडल जो है यानी एक्सोस्फीयर वो हमारे वायुमंडल का यानी पृथ्वी के वायुमंडल का आखिरी भाग है। अब कुछ बातें और वायुमंडल के विषय में। हम पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे तो क्या होता है कि तापमान जो है वो घटते जाती है। यही कारण है कि हम जब ऊंचे स्थान पे जाते हैं यानी पर्वतों पे जाते हैं तो वहां हमें गर्म कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा हमें ठंड की अनुभूति या महसूस होता है। ठीक है, दूसरी बात कि हम पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, वैसे वैसे क्या होगा तो हवा की सांद्रता यानी घनत्व जो है हवा का वो कम होता जाएगा, डेंसिटी हवा की कम होती जाएगी। अब यही कारण है कि जब हम पर्वतों पे जाते हैं या पर्वतारोही जब किसी पर्वत की चढ़ाई करते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन की सिलेंडर पीठ पे लेके जाते हैं, क्योंकि अगर हम पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऊंचाई बढ़ेगा और हवा की डेंसिटी कम होगी और वहां हमें सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो हमने पृथ्वी के 3 परिमंडल भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को विस्तार पूर्वक जाना। अब हम पृथ्वी का जो आखिरी मंडल है जिसे हम जीवमंडल कहते हैं, और ये तीनों परिमंडल जहाँ एक साथ मिलते हैं वहां ही जीवन की शुरुआत होती है, और पृथ्वी के अंतिम जो मंडल है परिमंडल है उसे जीवमंडल के नाम से हम जानते हैं। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तत्पश्चात हम जीवमंडल के विषय में चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण परिमंडलों के विषय में जाना, जो थे भूमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल। अब आइए हम पृथ्वी के एक अन्य परिमंडल के विषय में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयत्न करते हैं। तो पृथ्वी का जो अंतिम पर्यावरण है उसे जीवमंडल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में हम इसे बायोस्फीयर कहते हैं। अब जीवमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह पर जहां भूमंडल यानी लिथोस्फीयर, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर और तथा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर एक साथ मिलते हैं, वहां जीवन की शुरुआत होती है। इसी सीमित क्षेत्र को जीवमंडल कहते हैं, जिसमें जीवों की बहुत सी प्रजातियां रहती हैं। तो
जीव मंडल क्या होता है, अब इस डायग्राम से हम समझते हैं कि पृथ्वी के जिस सतह के पास या जिस सतह पे भूमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल यानी भूमंडल यानी लिथोस्फीयर, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर तथा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर एक साथ आके मिलते हैं तो उस स्थान पे जीवन की शुरुआत होती है। और उस सीमित क्षेत्र को जहां ये तीनों परिमंडलें आके मिलती हैं जीव मंडल के नाम से जाना जाता है, जहां जीवन की शुरुआत होती है। अब आइए कुछ और बातें कि जीव मंडल के जो जीव हैं उन्हें हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। जो पहला भाग है उसे हम जंतु जगत कहते हैं, जिसमें मनुष्य सहित अन्य प्राणी, कीट, पतंगे, जो शेर, बाघ, चीता etc जो भी जंतु होंगे वो इसमें आ जाएंगे। एक छोटे बैक्टीरिया से लेके, ठीक है, बड़े हाथी और जिराफ तक मनुष्य सहित इस जगत में आते हैं, जंतु जगत में। उसके बाद जो जीव मंडल के जीवों का दूसरा जो भाग है उसे पादप जगत के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको छोटे घास से लेके बड़े बड़े वृक्ष तक सम्मिलित किए जाते हैं। अब कुछ और बातें कि मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। अब जो भी सजीव चीजें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो जीने के लिए एक दूसरे से तथा अपने जीव मंडल से क्या है तो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी एक को कोई हानि पहुंचती है तो उसका प्रभाव दूसरे को भी झेलना पड़ेगा। अब कुछ आप लोगों के लिए चंद प्रश्न, आशा करता हूं कि आप कमेंट करके मुझे उत्तर अवश्य बताएंगे। तो आप लोगों के लिए कुल 3 प्रश्न यहाँ मैं लेके आया हूं। तो आप बताइएगा कि जो एवरेस्ट पर्वत है भारत के उत्तरी भाग में स्थित, उसकी सर्वाधिक चोटी, ऊंची चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई करने वाले कौन थे, उनका नाम क्या था और वो कब चढ़े थे, ये आपका पहला प्रश्न। आपके लिए दूसरा प्रश्न कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली सबसे पहली महिला जो थी उनका नाम क्या था और वो कब चढ़ाई की थी। और आपके लिए तीसरा प्रश्न कि वे कौन भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली बार गई थी या चढ़ी थी और वो किस वर्ष गई थी। तो आशा करता हूँ आप मुझे जवाब अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपसे मुलाकात होगी इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर में अगले वीडियो।